विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संघर्ष एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आज गुप्त साम्राज्य का पार्ट कौन सा है? पार्ट सेकंड है। और आज हम लोग करने वाले हैं कुमार गुप्त के बारे में, जो कि मैं आप लोगों से बताया था कि कुमार गुप्त के बारे में पढ़ के आइएगा। तो आई होप कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। और जब भी मैं बोलूँ आप लोगों से कि पढ़ के आइए कोई चीज़, आप लोगों को कोई भी अगर टॉपिक दिया जा रहा है तो आप लोग पढ़ के आइएगा। पढ़ के आने से फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा उसमें आप लोगों को सीखने में आसानी मिलती है। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं सबसे पहले ये बताइए। और आज पार्ट 10 है, जल्दी से शेयर करके आ जाइए दोस्तों में। चलिए देखते हैं, कुमार गुप्त प्रथम से शुरू करते हैं। कुमार गुप्त प्रथम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुमार गुप्त प्रथम का जो शासनकाल है 415 से 455 ईस्वी तक रहता है। ध्यान रखिएगा, 415 से 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त का शासन रहता है। और कुमार गुप्त के शासन का वर्णन, क्वेश्चन आता है, कुमार गुप्त के शासन का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो एक अभिलेख आता है मंदसौर का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर का अभिलेख, जिसमें कुमार गुप्त प्रथम के शासन का वर्णन मिलता है। और सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके पाए गए हैं? सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद में करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री। तो आप लोग कहीं मत जाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? बात आती है सबसे ज़्यादा अभिलेख की, तो सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम के मिले हैं। कितने अभिलेख? टोटल 18 अभिलेख मिले हैं कुमार गुप्त प्रथम के। उसके बाद में दोस्तों, कुमार गुप्त प्रथम का एक अभिलेख है जिसे तुमुन अभिलेख बोला जाता है। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तुमुन अभिलेख जो कुमार गुप्त के मिले हैं, उसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन का सूर्य बोला गया है। क्या बोला गया है? शरदकालीन का सूर्य। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कौन से अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन का सूर्य बोला गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तुमुन अभिलेख है जिसमें कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य बोला गया है। इतना तक क्लियर है? ठीक है। देखिए, कुमार गुप्त प्रथम को कई अन्य उपाधियां मिली थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपाधि आप लोगों को पता है कि उपाधि कितनी फेमस होती है। तो कुमार गुप्त प्रथम को टोटल दोस्तों 4 उपाधियां बहुत ही फेमस मिली थी, जिन्हें सबसे पहले उनको व्याघ्र बल बोला गया। क्या बोला गया? व्याघ्र बल बोला गया, यानी कि बाघ के समान उनमें बल है। महेंद्रादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की, महेंद्रादित्य की उपाधि। उसके बाद में दोस्तों, अश्वमेघ महेंद्र के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। सबसे मेन पॉइंट एक यहाँ पे ये आ जाता है, कुमार गुप्त में जब नालंदा विश्वविद्यालय, दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के कार्यकाल में की गई थी। और उस समय क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था, कुमार गुप्त के शासनकाल में ही उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया गया था। और कुमार गुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और टोटल 40 वर्ष शासन करता है, जिसमें गुप्त साम्राज्य को एक अच्छे पोजीशन पर, हम लोग बोल दे कि एक अच्छे पोजीशन पर लेकर जाता है। उसके बाद में दोस्तों, कुमार गुप्त के बाद में कौन आता है? कुमार गुप्त के बाद में अगला आता है स्कंदगुप्त। कुमार गुप्त के बाद में कौन आता है? कुमार गुप्त के बाद में आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में आइए देखते हैं पॉइंट, जो कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह क्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि? क्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो क्वेश्चन आएगा, क्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो स्कंदगुप्त। और एक अभिलेख है जो कि जूनागढ़ अभिलेख, काफ़ी फेमस अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है गिरनार के जो प्रशासक थे, चक्रपालित जिनका नाम था, उन्होंने मरम्मत करवाई थी सुदर्शन झील का
स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो सुदर्शन झील है, जो मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ये सारी जो बातें हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए, स्कंद गुप्त के बारे में दोस्तों ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। स्कंद गुप्त ने बस ये इसमें आता है कि प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था, अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। और इस वंश का अंतिम शासक गुप्त वंश हम लोग कर रहे हैं। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम लोग प्रशासन व्यवस्था के बारे में, गुप्त काल की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों, गुप्त काल में वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। राजतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि राजा का जो वंश है वहीं शासन चलाएगा। लेकिन वहाँ पे गुप्त शासन में एक ये सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती थी कि वहाँ पे ये ऐसा एक व्यवस्था था कि ज्येष्ठ पुत्र जो होते थे, बड़े पुत्र होते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े पुत्र ही राजगद्दी पर बैठते, छोटे पुत्र को भी राजगद्दी पर बैठा दिया जाता था, ऐसा वहाँ का प्रावधान था। और दोस्तों, गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन पद्धति चलाई थी। उसके बाद में दोस्तों आता है गुप्त काल का जो सैन्य संगठन था। सैन्य संगठन, उनकी सैन्य शक्ति कैसी थी, सैन्य संगठन के बारे में आता है। तो सैन्य संगठन दोस्तों, उसमें सबसे पहले होता था सम्राट। कौन होता था? एक सम्राट होता था जो कि सेना का अध्यक्ष होता था। सम्राट के बाद में उसके नीचे होता था युवराज। युवराज दोस्तों सम्राट के वृद्ध हो जाने पर सेना की अध्यक्षता करता था और सेना को कई शाखाओं में विभाजित किया गया था उस समय। जैसे गज सेना, जो कि हाथी वाला जो सेना होता है, जो कि हाथियों से चलता है। अश्व सेना, जो कि घोड़ों द्वारा चलता है। पैदल सेना। उसके बाद में दोस्तों वहाँ का जो सामाजिक जीवन था, गुप्त काल का सामाजिक जीवन काफ़ी अच्छा सामाजिक जीवन था वहाँ का। और गुप्त युग में भारतीय समाज टोटल 4 वर्णों में विभाजित किया गया था उस समय। टोटल 4 वर्णों में समाज विभाजित था। सबसे पहला वर्ण आता है ब्राह्मण। सबसे पहला वर्ण क्या आता है? ब्राह्मण। दूसरा आता है क्षत्रिय। दूसरा क्या आता है? क्षत्रिय। थर्ड नंबर पे आता है वैश्य और फोर्थ नंबर पे आता है शूद्र। ये 4 वर्ग में वहाँ का गुप्त शासन का समाज विभाजित था। और गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुई। और उनको क्या था कि जितने भी धार्मिक पुराण थे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब सुनने का अधिकार मिल गया था। और शूद्रों की पहचान कृषक के रूप में भी होने लगी थी। शूद्र जो है खेती भी करने लगे थे उस समय, तो काफ़ी शूद्रों के लिए वहाँ पे व्यवस्था अच्छी बनाई गई थी समाज में। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या था? छुआछूत प्रचलित थी गुप्त वंश में। आगे आ जाता है धार्मिक जीवन के बारे में। गुप्त वंश का जो धार्मिक जीवन था, धार्मिक जीवन कैसा था? तो गुप्त काल का धार्मिक जीवन ऐसा माना गया है कि वहाँ पे गुप्त काल में बौद्ध धर्म को धीरे धीरे जो आश्रय है, धीरे धीरे आश्रय मिलना समाप्त हो गया और भगवत धर्म का केंद्र बन गया था। वहाँ पे गुप्त शासक वैष्णव के धर्म मानते थे और वैष्णव धर्मावलंबी उनको बोला जाता था। वैष्णव धर्मावलंबी वे बन गए थे और उनको वैष्णव धर्म वे मानते थे। और इस काल में त्रिमूर्ति की पूजा होती थी। गुप्त वंश में त्रिमूर्ति की पूजा किया जाता था। त्रिमूर्ति कहने का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उस समय माना जाता था त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा मतलब बोला जाता था सृजन करने वाला, विष्णु का मतलब पालन करने वाला और महेश का मतलब संहार करने वाला। इनकी पूजा आरंभ हुई और गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गई। इतना तक क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के समय में सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र बनाया गया था, जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी माना जाता था। तो क्वेश्चन आता है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह कौन था? तो आप लोग को बताना है गरुड़। और क्वेश्चन ये भी आता है कि समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए सिक्कों पर किस चीज़ का चिन्ह था? तो आप लोग को बताना है
गरुड़ का चिन्ह उस समय बनाया गया था। विष्णु के जो कि वाहन माने जाते हैं, गरुड़ का चिन्ह बनाया गया था। कर व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे? तो आय का सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत क्या माना जाता था? भूमि। भूमि सबसे ज़्यादा आय का मुख्य स्रोत था और 1/4 से 1/6 भाग तक कर कृषकों से लिया जाता था। चलिए ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों गुप्त काल में आर्यभट्ट काफ़ी प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो कि काफ़ी प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्हें अपने पुस्तक आर्यभट्टीय में पृथ्वी को गोल बताया है और जिसकी परिधि का सही अनुमान लगाया था सबसे पहले। तो आर्यभट्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है आर्यभट्ट किसके शासनकाल में थे? तो आर्यभट्ट गुप्त काल में थे और काफ़ी प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और काफ़ी अच्छे जैसे मैं आप लोगों को बताया कि 9 रत्न भी थे गुप्त काल में। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें बराहमिहिर जी, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, ये सब आदि जो थे बहुत ही फेमस 9 रत्न थे और काफ़ी इन लोगों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, इतना तक आप लोगों को क्लियर है। आशा करता हूँ आप सबको चीज़ें अच्छे तरह से जो मैं बातें बताया हूँ, जो मैं पॉइंट बताया हूँ, वो आप लोगों को क्लियर होंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को बता दूं कि आगे आप लोग पढ़ के आइएगा। दक्षिण भारत का इतिहास आप लोग को पढ़ के आना है। दक्षिण भारत का इतिहास आप लोग आगे पढ़ के आइएगा। दक्षिण भारत का इतिहास आप लोगों को पढ़ के आना है। आगे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि पल्लव वंश आते हैं, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक जितने भी थे, चालुक्य वंश। उसके बाद में दोस्तों उसमें संगम साहित्य के बारे में उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे चलेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और मध्यकालीन जो भारत है काफ़ी अच्छे से हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छे से जो 2-3 किताबों का उसमें हम लोग निचोड़ देखेंगे। और आप लोग अच्छे से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे इंग्लिश का क्लास भी चालू हो गया है, इंग्लिश का क्लास हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का पेपर का एनालिसिस करवाया जाता है, जो कि 25 क्वेश्चन का एक सेट होता है और डेली एक सेट आप लोगों को करवाया जाता है। 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी चालू हो गया है। उसमें आप लोगों को अभी तक मैं 50 से 100 क्वेश्चन करा चुका हूं और आगे उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।